नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल कहानी पर नज़र डाल रहे हैं। अफ्रीका, ये महाद्वीप आखिर बना कैसे? हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूवैज्ञानिक इतिहास की परतें खोलती है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट हो। तो आज की हमारी ये चर्चा इस बात पर है कि वो कौन सी ताकतें थीं और कितना लंबा अरसा लगा जिसने अफ्रीका को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। ये सोचना ही हैरत अंगेज है कि हम पृथ्वी के सबसे पुराने महाद्वीपों में से एक की बात कर रहे हैं। चलिए इसमें उतरते हैं। जानकारी के अनुसार ये कहानी कोई 1000 या लाख साल नहीं बल्कि अरबों साल पहले शुरू होती है। बताया गया है कि लगभग 3 अरब साल पहले, जब पृथ्वी की ऊपरी परत मतलब क्रस्ट बन ही रही थी, तब के कुछ हिस्से आज भी अफ्रीका में मौजूद हैं। कमाल है, अफ्रीका की कुछ चट्टानें सचमुच हमारे ग्रह की सबसे पुरानी धरोहरों में से हैं। ये हमें समय की अविश्वसनीय गहराई का एहसास कराता है। हाँ, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। ये प्राचीन चट्टानें, जिन्हें भूवैज्ञानिक क्रेटन कहते हैं, असल में महाद्वीप के सबसे स्थिर और पुराने केंद्रीय हिस्से हैं। आप इन्हें अफ्रीका की भूवैज्ञानिक नींव समझ सकते हैं। वो मजबूत आधार जिस पर बाद में सब कुछ बना, जैसे पहाड़, घाटियां और भी बहुत कुछ। ये क्रेटन इतने स्थिर हैं कि इन्होंने महाद्वीप के बाकी हिस्सों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया, जो टेक्टोनिक हलचलों से काफी हद तक अप्रभावित रहा। यानी ये सिर्फ पुरानी चट्टानें नहीं है, बल्कि महाद्वीप के चरित्र की बुनियाद है। अब एक और दिलचस्प बात, आज हम अफ्रीका का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कभी बहुत बड़े विशाल भूभागों का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ रोडिनिया, पेंजिया और गोंडवाना जैसे महाद्वीपों या सुपर कॉन्टिनेंट्स का जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की सतह एक विशाल पहेली है जो अरबों सालों से लगातार जुड़ती और टूटती रही है। बिल्कुल, इसे आप पृथ्वी के इतिहास की एक धीमी मगर लगातार चलने वाली लय समझ सकते हैं। इसके पीछे की मुख्य शक्ति है प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब हमारी धरती की सतह जो विशाल प्लेटों में बटी हुई है, उनकी बेहद धीमी लेकिन निरंतर गति। यही ताकत इन विशाल भूभागों को कभी करीब लाती है, जिससे ये सुपर कॉन्टिनेंट बनते हैं, और फिर उन्हें तोड़कर अलग कर देती है। करीब 1 अरब साल पहले रोडिनिया बना, फिर कई करोड़ साल बाद पेंजिया, जिसमें लगभग सारे आज के महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और फिर आया गोंडवाना, जो दक्षिणी गोलार्ध का एक भीमकाय महाद्वीप था। इसमें आज का अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत और अरब प्रायद्वीप शामिल थे। और यहीं से अफ्रीका की कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। करीब 18 करोड़ साल पहले ये विशाल गोंडवाना महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। कल्पना कीजिए उस उथल-पुथल की। यही वो घटना है जिसने धीरे धीरे अफ्रीका को उसका जाना पहचाना आकार और दुनिया के नक्शे पर उसकी आज की जगह दी। ये सिर्फ महाद्वीपों का अलग होना नहीं था, ये तो पृथ्वी के इतिहास का एक नाटकीय अध्याय रहा होगा। हाँ, और इसके परिणाम सिर्फ नक्शा बदलने तक सीमित नहीं थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये टूटना जबरदस्त भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का दौर था। इसी दौरान विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनी, जैसे शायद उत्तर अफ्रीका में एटलस पर्वत। गहरी घाटियां बनी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी है, जो आज भी सक्रिय है, जहां अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट रहा है। अरे हाँ, वो रिफ्ट वैली। जी, समुद्र तटों का निर्माण हुआ। इन प्रक्रियाओं ने उस समय की जलवायु को गहराई से प्रभावित किया होगा और जीवन के विकास की दिशा भी बदली होगी। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये लाखों साल तक चलने वाली एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। इस टूटने के सबूत आज भी हैरान करते हैं, जैसे अफ्रीका का पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट। अगर आप नक्शे पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये पहेली के 2 टुकड़े हों जो एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सबसे शुरुआती और मजबूत सबूतों में से एक था, जिसने हमारे ग्रह को समझने का नजरिया ही बदल दिया। आपने सही बिंदु पकड़ा। और ये विस्थापन सिर्फ जमीन को ही नहीं बदल रहा था, ये विशाल महासागरों को भी जन्म दे रहा था। अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा इसी गोंडवाना के टूटने की वजह से अस्तित्व में आना शुरू हुआ। सोचिए, एक पूरे महासागर का जन्म। इन बदलावों ने समुद्री धाराओं के पैटर्न को भी पूरी तरह बदल दिया, जिसका असर पूरी दुनिया की जलवायु पर पड़ा। तो अफ्रीका का अलग होना सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है, ये वैश्विक कहानी है।
अब आते हैं उस चीज पर जो अक्सर अफ्रीका के साथ जोड़ी जाती है, इसके विशाल प्राकृतिक संसाधन, सोना, हीरे, तेल और भी बहुत कुछ। जानकारी स्पष्ट रूप से इस भूवैज्ञानिक इतिहास को इन संसाधनों से जोड़ती है। ये कनेक्शन काफी सीधा लगता है कि अरबों साल की उथल-पुथल ने ये खजाने पैदा किए। हाँ, कनेक्शन तो है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये संसाधन बने कैसे और कहाँ। ये विशिष्ट भूविज्ञानिक परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का नतीजा है जो लाखों करोड़ों सालों में पूरी हुई। ये यूं ही कहीं भी नहीं बन गए। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध हीरे, वो उन गहरी ज्वालामुखी संरचनाओं में मिलते हैं जिन्हें किम्बरलाइट पाइप्स कहते हैं। ये पाइप पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से मैंटल से मैग्मा को सतह तक लाए और उसी के साथ हीरे भी ऊपर आ गए। अच्छा। हाँ, सोने के भंडार अक्सर उन पुरानी पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं जहां भूगर्भिक दबाव और गर्मी ने खनिजों को एक जगह केंद्रित किया। और तेल और गैस, ये उन प्राचीन समुद्री बेसिन या झीलों में बनते हैं जिन्हें अवसादी घाटियां या सेडिमेंट्री बेसिन कहा जाता है। यहाँ लाखों सालों तक समुद्री जीव और पौधे मरकर जमा होते रहे, फिर तलछट की परतों के नीचे दब गए। अत्यधिक दबाव और तापमान ने उन्हें धीरे धीरे तेल और गैस में बदल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका की जमीन के नीचे जो दौलत छिपी है, वो असल में उसके अरबों साल के इतिहास की कहानी कह रही है। हर हीरे या सोने की खान, हर तेल का कुआं उस खास समय और उन खास परिस्थितियों का गवाह है जब वो बना था। ये सिर्फ आर्थिक संपत्ति नहीं, ये पृथ्वी के इतिहास की खुली किताब है। बिल्कुल सही कहा आपने। संसाधनों का वितरण पूरी तरह से महाद्वीप के भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना पर निर्भर करता है। कहाँ प्राचीन क्रेटन हैं, कहाँ पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष हैं, कहाँ गहरी अवसादी घाटियां हैं। इन्हीं बातों से तय होता है कि कौन सा संसाधन कहाँ मिलेगा। आप अफ्रीका के भूविज्ञान को समझे बिना उसके संसाधनों के वितरण को नहीं समझ सकते। और आज का अफ्रीका, जानकारी बताती है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ सहारा जैसा विशाल रेगिस्तान है, कॉन्गो बेसिन के घने वर्षावन हैं, पूर्वी अफ्रीका के खुले सवाना घास के मैदान हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल झीलें हैं। ये अविश्वसनीय विविधता, और यहाँ 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या ये विविधता भी उसी भूवैज्ञानिक इतिहास की देन है? निश्चित रूप से। ये सारे अलग अलग परिदृश्य सीधे तौर पर अफ्रीका के लंबे और जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास और उसके बाद के जलवायु परिवर्तनों का नतीजा है। मिसाल के तौर पर पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी ने न सिर्फ गहरी घाटियां बनाई, बल्कि ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत भी खड़े किए, जैसे किलिमांजारो, हाँ, और कई बड़ी झीलों जैसे विक्टोरिया, टंगानिका को जन्म दिया। इन सब ने मिलकर उस क्षेत्र में अनोखे मौसम पैटर्न और पारिस्थितिकी तंत्र बनाए। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे पठार प्राचीन क्रेटन के स्थिर आधार पर बने हैं। कांगो बेसिन एक विशाल संरचनात्मक द्रोणी है। सहारा रेगिस्तान के बनने के पीछे भी जटिल भूवैज्ञानिक और जलवायु कारक हैं जो लाखों सालों में विकसित हुए हैं। महाद्वीप की विशालता और उसकी भूवैज्ञानिक बनावट की विविधता ही इन अलग-अलग नज़ारों के लिए जिम्मेदार है। और एक बहुत अहम बात जो यहाँ रेखांकित की गई है कि अफ्रीका का निर्माण इंसानों ने नहीं किया, इसे प्रकृति की शक्तियों ने अरबों वर्षों के दौरान तराशा है। जब हम मानव इतिहास के कुछ हजार सालों के पैमाने पर सोचते हैं तो ये विचार हमें विनम्र बनाता है। हमारी कहानी तो इस धरती की कहानी के मुकाबले बहुत नहीं है। ये परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ मानवीय घटनाओं, युद्धों और साम्राज्यों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन पृथ्वी का अपना इतिहास कई ज्यादा पुराना, ज्यादा विशाल और ज्यादा शक्तिशाली है। अफ्रीका का आज का स्वरूप, उसकी नदियां कहाँ बहेंगी, पहाड़ कहाँ खड़े होंगे, मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी, कहाँ खनिज मिलेंगे, ये सब उन ताकतों ने तय किया जो मानव सभ्यता के उदय से अरबों साल पहले से काम कर रही थीं। हमने तो बस उस मंच पर प्रवेश किया है जो पहले से तैयार था। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कैसे अरबों साल लगे, कैसे महाखंडित महाद्वीप जुड़े और टूटे, कैसे ज्वालामुखियों ने लावा उगला, पहाड़ों ने सिर उठाया और घाटियों ने आकार लिया। इन सब ने मिलकर आज के अफ्रीका को बनाया, एक ऐसा महाद्वीप जो प्राकृतिक खजानों से मालामाल है और जिसकी धरती पर परिदृश्यों की अद्भुत विविधता है। ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर रहा है। बिल्कुल। ये कहानी हमें अफ्रीका की उन गहरी मौलिक जड़ों की याद दिलाती है जो मानव इतिहास से भी बहुत पुरानी है।
और यहीं पर एक और दिलचस्प परत जुड़ती है। जानकारी में इस बात का भी जिक्र है कि अफ्रीका मानवता का जन्म स्थान है, वो जगह जहां हमारे पूर्वजों ने पहला कदम रखा। ये संस्कृतियों, इतिहास और भाषाओं की विविधता से भरा महाद्वीप है। ये दिखाता है कि कैसे जमीन का इतिहास और इंसानों का इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक फैसिनेटिंग कनेक्शन है। मतलब वो भूवैज्ञानिक परिदृश्य जो अरबों सालों में बना, उसने सिर्फ इंसानों के लिए पृष्ठभूमि तैयार नहीं की, बल्कि शायद उनके विकास और प्रवास के तरीकों को भी प्रभावित किया होगा। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। सोचिए, शुरुआती इंसानों के लिए पानी के स्रोत कहाँ उपलब्ध थे? क्या वो दरार घाटी की झीलों के आसपास थे? शिकार करने के लिए अनुकूल इलाके कौन से थे? क्या खुले सवाना बेहतर थे या जंगल? पहाड़ों और रेगिस्तानों ने बाधाओं का काम किया होगा, जबकि नदी घाटियों ने शायद प्रवास के लिए रास्ते खोले होंगे। उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी वाले इलाकों ने शायद शुरुआती खेती को बढ़ावा दिया होगा। भूमि का आकार, पानी की उपलब्धता, संसाधनों की मौजूदगी, ये सब भूविज्ञान द्वारा तय किए गए कारक थे, और इन्होंने यकीनन प्रारंभिक मानव समुदायों के जीवन, उनके फैलने के पैटर्न और शायद उनके विकास की दिशा को भी प्रभावित किया होगा। तो अफ्रीका की कहानी सिर्फ चट्टानों और महाद्वीपों के बनने टूटने की कहानी नहीं है, ये उस मंच की कहानी है जिस पर हमारी अपनी कहानी शुरू हुई। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास का ही एक हिस्सा हैं। एकदम सही कहा। और जानकारी इस बात में जोर देती है कि अफ्रीका के निर्माण ने उसे ये भूवैज्ञानिक समृद्धि और विविध परिदृश्य दिए हैं। यहाँ एक विचारणीय बिंदु उभरता है, एक सवाल जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। ये विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताएं, जैसे पूर्वी अफ्रीका की विशाल दरार घाटी जो लाखों सालों से बन रही है, क्या इसने प्रारंभिक मानवों के लिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास के लिए एक प्राकृतिक गलियारा या कॉरिडोर की तरह काम किया होगा? क्या पानी और संसाधनों की उपलब्धता ने इस घाटी को मानव विकास का एक प्रमुख केंद्र बना दिया? ये सवाल भूविज्ञान को सीधे मानव इतिहास के सबसे शुरुआती अध्यायों से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जमीन ने हमें किस तरह आकार दिया है।